पंडित जी बताए साफ तौर पे, एक बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि आप पूजा मत करिए, मूर्तियों को पत्थरों को पूजने से कुछ नहीं होगा। श्याम प्रकाश जी हैं हमारे भदोही के विधायक, उनका स्टेटमेंट सुना मैंने। तो ये मैं बता तो रहा हूँ, बीजेपी में कहना नहीं चाहिए, एक से एक नमूने बैठे हैं, उनमें से एक नमूना ये भी है। तो ये मुझे लगता है ये मोदी जी और योगी जी की प्रतिमा पूजते होंगे अपने घर में। ये सनातन के नाम पे ये वो कलंक हैं जिनमें जूते बजाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये वो लोग हैं जो सनातन को बदनाम करते हैं। आप एक बात है, राम मंदिर क्यों बनाया फिर मोदी जी ने जाके, क्यों कितना हल्ला मचाया इन्होंने अपने आप को कि राम मंदिर हमने बना दिया। मोदी जी अपनी प्रतिमा लगा देते वहाँ, खत्म कहानी। राम मंदिर की क्या जरूरत थी उनको बनाने की। मोदी जी और योगी जी एक तरफ तो जाके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं एक मंदिर की जाके, और वो एक ही उनका एमएलए है जो यूपी से है, जो बाबा के अंडर में काम करता है, जो बाबा के होते हुए वो बोल रहा है कि योगी और मोदी जी की पूजा करिए। कहाँ कहाँ जा रहा है ये देश, पता नहीं मुझे। कहीं ना कहीं एक हमारी जो हमारी आस्था है, कहीं ना कहीं आस्था में तो चोट है, क्योंकि कितने हजार करोड़ों अरबों लोग जो है डेली पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, उन्हें पत्थर बता देते हैं इनसे मत पूजिए। तो ये कहीं ना कहीं आस्था में ये उसी पत्थर पे सर पीट पीट के एमएलए बने होंगे, इतना यज्ञ कराया हुआ इन्होंने। तो ये वही लोग हैं, जहाँ देखी थाली परात वही नाचे थाली रात। स्टेटमेंट देना है, पॉपुलरिटी में रहना है और काम करते रहना है। काम ग्राउंड रियलिटी पे कुछ करना नहीं है, एजुकेशन पे किसी को कुछ काम करना नहीं, हेल्थ सेक्टर पे किसी को नॉलेज नहीं है, बस एमएलए बन गए जयराम जी की। योगी मोदी की पूजा करने से उनका तो फायदा हो सकता है, जनता का क्या फायदा होगा वो मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ। जनता का क्या फायदा करा देंगे योगी मोदी पूछ के? लाइए मैं भी लगा लेता हूँ प्रतिमा, मैं पूछ लूंगा योगी मोदी जी को, क्या वो मुझे खाने के लिए दे जाएंगे क्या, या मेरी भी वेजेस डबल करवा देंगे? जैसे लाठीचार्ज बेचारे मजदूरों पे हुई नोएडा में, ऐसी हमारे लाठीचार्ज करा देंगे वो, कभी बुलडोजर चलवा देंगे, उनका बस चलेगा। तो ऐसे लोगों से तो मतलब इनकी बात करना भी मेरे लिए तो बेवकूफ़ी लगती है कई बार। एक था लगे कि आग तो घर आएंगे, घर गई जद में, यहाँ से हमारा ही मकाम थोड़ी है। मेरठ की एक घटना देखी आपने, वहाँ में बुलडोजर चला कुछ लोगों पे, ये वही लोग थे जब पहले बुलडोजर किसी और पे चला तो मिठाई बांट रहे थे और आज रो रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि जब अपना घर शीशे का होता है तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो आज उन लोगों को रियलिटी पता पड़ी है बीजेपी की। बीजेपी किसी की सगी नहीं, चाहे बीजेपी के वोटर्स हों चाहे नॉन वोटर्स हों, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती है। वहाँ से उनको लग रहा होगा कुछ नॉन प्रॉफिटेबल है, स्विंग हो रहा है मूड लोगों का। कहाँ गए हमारे श्री राम जी? अब गोविल साहब जी एमपी हैं वहीं से, कि किधर चले गए वो? अब उनको लोगों ने हाथों हाथ आंखों पे पलकों पे बिठाया था, इतने भारी मतों से जिता के भेजा था, वो क्यों नहीं नजर आया उस टाइम बुलडोजर जब चल रहा था? वहाँ का कितने करोड़ का नुकसान हुआ है वहाँ के जो जितने भी, वो शायद पूरा एक मेरे को लगता है कॉम्प्लेक्स था जो तोड़ा गया है, वो कितने घर 100 या 150 घर बर्बाद हो गए उस चक्कर में। वो लोग कहाँ अपनी रोजी रोटी लेके जाएंगे? तो ये सब चीज़ें सोचने योग्य हैं और जनता का सोचना पड़ेगा कि क्या वो वाकई में हिंदू मुस्लिम पे ही काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं या वाकई में ग्राउंड रियलिटी पे कुछ काम होगा इस देश में। बिल्कुल सवाल एक हिटलर की जब हम पढ़ते हैं तो हिटलर में एक सवाल आता है, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहता था कि पहले एक को मारो, एक के साथ रहो, फिर दूसरे को मारो, दूसरे के साथ रहो। तो यही वही चल रहा है, जो इनकी दोस्ती करेगा वो इसी को खा जाएंगे। लास्ट में जब अकेला आदमी बचेगा तो कोई बचाने वाला कोई नहीं है, उसी को मार के खत्म करेंगे अपने। वही कह रहा हूँ ना, हिटलर शाही हो जाएगी कुछ दिन में इस देश में। ये एक नया मुद्दा चुनाव के बीच में 16, 17, 18 तारीख को एक स्पेशल बैठ वो बुलाई जाती है, सदन चलाया जाता है और महिला आरक्षण बिल लागू करने के बाद विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? देखिए, महिला आरक्षण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहली बात, ये जहाँ 5 या 6 राज्यों में जब चुनाव हो रहे हैं उसके बीच में स्पेशल सेशन बुलाना, ये कहाँ का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिल गया या कौन सा आचार संहिता लगी हुई है इस टाइम देखा जाए तो। इस तरह का मैंने आज तक अभी तक अपने करियर में और अपनी लाइफ में इतना बड़ा हो गया, मैंने ऐसा नहीं देखा कि कभी भी इलेक्शंस के बीच में कभी भी एक स्पेशल सेशन बुलाया हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कि महिला आरक्षण की बात करते हैं। अगर आप महिला आरक्षण की बात करते हैं, क्या पहले आपने जनगणना कर ली महिलाओं की? और दूसरी चीज़ ये भी मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि 2023 से आप क्या कर रहे थे जो अब आपको याद आ रही है? क्योंकि अब आपको पता है नेक्स्ट ईयर यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं और भी राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये सब कुछ नहीं है, जुमला है बेसिकली जो मोदी जी हमेशा परोसते रहते हैं जनता के सामने। और दूसरी चीज़, अब आप आरक्षण देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है महिलाओं को, इसका मैं पूरी तरह से वेलकम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जल्दी करें। बट दूसरी चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, क्या 2029 में ये लोग महिलाओं का आरक्षण करवा के उनको टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनका हिस्सेदारी होगी या नहीं होगी? सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है मेरा गवर्नमेंट से। कई लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक बीजेपी आज महिलाओं के हत्थे से बनी हुई, लेकिन बीजेपी में कोई अध्यक्ष महिला आज तक नहीं बनी। चाहे आरएसएस की बात की जाए, उस पर भी आज तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी। देखिए, इस पर भी सवाल उठा रहे थे। हाँ, तो वो ये सब स्ट्रेटजी है, ये सब माइंडसेट है बीजेपी की पॉलिसीज का देखा जाए तो ये उसी का ही एक सोची समझी, एक तरह से कहूँ कि राजनीतिक स्टंट कहता हूँ इसको मैं बेसिकली। क्योंकि अगर आपको आरक्षण लाना ही था या आपको उसमें अमेंडमेंट करना ही था तो आपको सेकंड टर्म में ही अपने स्टार्ट कर देना चाहिए था। अगर आप इतने हितैषी हैं अपनी महिलाओं के लिए और आपको एम्पावरमेंट की बात करती है गवर्नमेंट, तो क्या वो अपना एम्पावरमेंट देख रही है या महिलाओं का, वुमेन्स का एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ? तो ये दो अपने आप में डिप्लोमेटिक क्वेश्चन हैं और ये अपने आप में
डुअल थिंग्स जो करती है गवर्नमेंट, ये उसमें एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे रही है। विपक्ष कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चुनावी जुमला है। तो ये मैंने जैसे बोला ना, जुमला ही है, क्योंकि 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, तो वहाँ कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने सोचा कि सेंटर से कुछ ऐसा फोकस कराया जाए हर जगह के लिए कि जो कि महिलाओं का फुल फ्लेज वोट मिल जाए। पर हमारी जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो काम के आधार पर ना वोट देगी, ये इस टाइप के जुमलों के आधार पर वोट देगी इनको। एक विवाद और चल रहा है विपक्ष में कि SC ST OBC के लोग भी अलग एक आरक्षण की मांग की जा रही है। अगर महिला आरक्षण बनता है तो तय कैसे करेंगे कि इन महिला आरक्षण में किन किन को महिलाओं को सीट मिलेगी? हाँ, तो ये सब चीजें स्ट्रेटेजी है बेस्ड होती है, एक दिन में बनाई नहीं जाती है और एक सेशन में आप इसको डिसाइड नहीं कर पाते। आपने परिसीमन चेक नहीं किया विधानसभाओं को, आप बात कर रहे हैं 500 से 800 ले जाने के लिए जो लोकसभा सीट्स हैं, तो उससे पहले बहुत सारी जनगणना होनी चाहिए, परिसीमन सेट होना चाहिए, सारी चीज़ें चेक होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उठा रही है अपोजिशन, वो यही बात कर रही है कि OBC SC ST जो महिलाएं हैं उनका कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कैसे उनको सीट का बंटवारा करेंगे। अगर आप इन केस अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में और जाके हम 2029 में इस पोजीशन में होते हैं कि हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे, तो ये अपने में एक क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता आंसर दे पाएगी, हाल फिलहाल इस सेशन में तो नहीं दे पाएगी। लेकिन अमित शाह का एक बयान भी आया कि अखिलेश यादव ने जब एक ट्वीट उनको तंज करा था तो उन्होंने बयान दिया कि मुस्लिम महिलाओं को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। तो क्या माना जाएगा कि इस आरक्षण के तहत मुस्लिम को बिल्कुल अलग रख दिया जाएगा या मुस्लिम महिलाओं को भी इसके बीच में रखना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि धर्म के आधार पर तो कहीं भी आरक्षण नहीं देना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि धर्म भी छोड़िए, मैं तो मानता हूँ कि कास्ट बेस्ड आरक्षण ही नहीं होना चाहिए। आप EWS की बात करते हैं, इकोनॉमिकल वीकर क्लास सेक्शन की बात करते हैं, आप एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो आप उस हिसाब से सेक्शन दीजिए ना। जो वीकर सेक्शन है उसका अलग एक बना दीजिए आप डिस्ट्रीब्यूशन, और एक जो नॉर्मल जनरल क्लास है उसके लिए करना अलग कर दीजिए। या बाइफर्केशन नहीं होना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते। महिला आरक्षण में मुस्लिम होंगे या गायब होंगे? कोई बयान से लगता नहीं है, सिर्फ देखिए मुस्लिम महिला होंगी। महिलाएं तो मुस्लिम भी हैं, या चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, महिलाएं तो महिला ही हैं, चाहे वो किसी भी हो, किसी भी आधार की बात। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप बात उसकी कर रहे हैं महिलाओं के आरक्षण की, तो वहाँ मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी महिला हो उसका पार्ट होना जरूरी है। साउथ के एक जो MP थे वो ये कह रहे थे कि जनसंख्या के आधार पर आप सीटों का बढ़ावा कर रहे हैं। तो कह रहे हमारा जो साउथ इंडिया है उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, आबादी कम है, ऐसा तो हमें अधिकार मिलेगा नहीं। सारी सीटें आपको UP, बिहार, राजस्थान, MP इधर मिल जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? देखिए, ये परिसीमन का वही मैं बोल रहा हूँ, बिना परिसीमन चेक करके, बिना अपने पॉपुलेशन एरिया की चेक करे बिना आप कुछ भी ऐसा नया अमेंडमेंट लेके आ जाते हैं उठा के एक जुमले की तरह से, तो उस पर पहले ग्राउंड रियलिटी तो चेक करनी चाहिए ना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हमारे जहाँ ऑलरेडी 4 या 5 सीटें, दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली में कुल 7 सीटें आती लोकसभा की, तो क्या आप यहाँ आप भी नया परिसीमन रेडी करवाएंगे? क्या इतनी जनसंख्या है यहाँ की? तो ये सब चीजें ग्राउंड रियलिटी पे चेक करी जाती है, ये नहीं कि नए स्पेशल सेशन लाके आप अमेंडमेंट कराएं किसी चीज का। जल्दबाजी क्यों रहती है बीजेपी? जल्दबाजी कुछ नहीं है, जल्दबाजी नहीं, इलेक्शन जीतने की जल्दबाजी है। जो 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं उसका इम्पैक्ट है ये। अभी कुछ और भी नया लिया है तो मुझे वो सरप्राइजिंग नहीं होगा मेरे लिए, कुछ नया भी ला सकते हैं लोग। मोदी जी हैज वेरी गुड माइंड एक्चुअली। एक तरफ मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क गई है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव रैली कर रहे हैं। एक तरफ 2 बच्चे, मतलब खबर जो आ रही, जब तक हम बाइट करेंगे 2 बच्चे की मौत भी हो चुकी है और बहुत बुरी हिंसा मणिपुर में फिर से चल रही है। प्रधानमंत्री फिर से चुनाव प्रचार में, क्या लगता है? इससे पहले भी मैंने देखा है, जब पुलवामा हुआ, मोदी जी जिम कॉर्बेट पे जाके अपनी बायोग्राफी दे रहे थे, उसके साथ बंदे के साथ जो था, जो डिस्कवरी पे उनका आया भी था, मैं याद नहीं आ रहा उनका नाम, ठीक है। तो ये उनका पुराना रहा है इस तरह का खेल, तो इसमें कुछ नया नहीं, सरप्राइजिंग रहा। बट हाँ, मेरा मानना ये है कि अमित शाह क्या कर रहे हैं, मोदी जी चुनाव प्रचार, वो भी चुनाव, सब पूरी जो मंत्रिमंडल है वो सारे चुनाव प्रचार में। तो देश चला कौन रहा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, देश कौन चला रहा है? ये अज्ञात क्या कोई पावर चला रही है? बताइए, RSS चला रही है। जहाँ चुनाव आता है, अब UP के मुख्यमंत्री भी वहीं पे हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, चला कौन रहा है देश? मेरा तो क्वेश्चन ये है कि सारे के सारे वहीं पहुंच जाएंगे, आपका तंत्र, आपका सारा वहीं बैठा हुआ है, आपके मंत्रिमंडल वहीं बैठे हैं, आपके CMs वहीं बैठे हैं, तो आप भाई स्टेट्स को अपने हाल पे छोड़ के चल दिए आप। मैं करने गए ना बंगाल, भाई देखिए, भगवामय करें या चाहे आप हरामय करें, चाहे आप नीलामय करें, बट बात यह है कि आप देश पे भी तो फोकस करिए। आप एक स्पेशल सेशन बुला दिया आपने, एक तरफ जहाँ हिंसा भड़क रही है वहाँ उस पर आप कोई स्टेटमेंट नहीं देते, वहाँ की गवर्नमेंट से आप कोई डिस्कशन नहीं करते, तो ये क्या है? ये दोहरी राजनीति तो कर ही रहे हैं आप। तो डबल इंजन है मणिपुर। मैं तो कह रहा हूँ डबल नहीं, ट्रिपल भी हो जाएगा तब भी कुछ नहीं होने वाला। वो इनका डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है जो ये खेलते आ रहे हैं अभी तक। बिल्कुल। बातचीत कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो नोएडा आपके यहाँ घर से बहुत करीब है। पहली बार देखा गया कि मजदूरों ने अपने हक की बात की। कहा यह जाता है, हालांकि बहुत सारे लोग होते हैं मजदूरों के हक की बात करते हैं, उनको वेतन टाइम पे नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा शोषण होता है, शोषण अधिकारों के लिए, लेकिन कुछ तरीका कुछ गलत था, हर कोई उस तरीके का समर्थन नहीं करता। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं
पाकिस्तान का हाथ था, हो सकता है। देखिए मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा स्टेटमेंट कमिश्नर नोएडा का देख के वो ये कहती हैं कि बाहरी तत्व का हाथ है, और वहाँ एनएसए का भी एक स्टेटमेंट आया कि हाँ यहाँ फॉरेन ताकतों का हाथ है इस प्रदर्शन में। तो मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर ऐसा कुछ था तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे थे? सब कुछ उन्हीं के पास तो है, वो क्यों नहीं रोक पाए इस चीज़ को? तो क्या हमारा फेलियर नहीं है? और वो पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान पे क्या यही काम रह गया कि ये छुटपुट कराने का? और पाकिस्तान की बात कर, निपटा दो ना पाकिस्तान को एक साइड में, ले आओ पीओके भी साथ में। तुम्हारी सरकार हर जगह है ना, आप लोग ट्रिपल इंजन 5 इंजन 6 इंजन की बात करते हो, आप में इतनी पावर है। और मैं मानता हूँ, मैं गर्वान्वित फील करता हूँ इस चीज़ पे कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं एक देश को निपटा सकता हूँ। बट करिए ना, आप रोज रोज जुमले फेंकते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे। जो मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है उस पर आप लाठीचार्ज करा देते हैं, महिलाओं को लाठीचार्ज करा देते हैं। महिलाओं पर लाठीचार्ज हो गई तो महिला पुलिस नहीं थी, आपने देखा होगा। मैंने देखा वहाँ पुलिस कर्मी था और महिला पुलिस नहीं थी, उसने डंडे मारे उन महिलाओं को। तो ये किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है इस प्रदेश में? बात करते हैं आप इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, बात करते हैं विश्व गुरु की बात करते हैं, तो यह बेसिक नीड जो बेचारे हमारे लेबर क्लास है उसको ही आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप कैसे विश्व गुरु बनने की बात करते हैं? बिल्कुल। समाजवादी का एक एरिगेट जो मतलब जो टीम थी वो मजदूरों से मिलने वहाँ नोएडा जा रही थी, तो उनको भी रोका गया। और जितने भी गाजियाबाद में समाजवादी के थे और शहरों में सबको नजरबंद कर दिया, कल रात से नजरबंद। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, अपोजिशन को खत्म करने की साजिश है और कुछ नहीं है। डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं इंसान के वो खत्म होते जा रहे हैं। मुझे वो दिन दूर नहीं नजर आता कि हम भी चाइना की तरह काम करेंगे, जहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं नाम को, जहाँ सिर्फ एक राज्य तंत्र होगा, एक राजा होगा, उसी के अंडर में सारे सब लोग काम करेंगे, हम प्रजा हैं और मोदी जी राजा होंगे हमारे, और या तो बीजेपी का कोई राजा बैठेगा। तो ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है इनकी, वही फॉलो करते हैं। ये डेमोक्रेसी का गला घोटते हैं। पहले इन्होंने सोशल मीडिया से लोगों को भगाना स्टार्ट कर दिया, फिर आप बात करें मीडिया पर्सन्स को इन्होंने भगाना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं तो रुकेंगे ये। जुडिशरी सिस्टम को देखिए, वहाँ कितना जाके आप अगर बात करेंगे तो वहाँ अलग करप्शन चल रहा है वैकेंट पे, वो किसी को नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की। अगर जो जज इनके अंगेज में ऑर्डर देते हैं उसका नेक्स्ट ट्रांसफर कर देते हैं, जो इनके फेवर में देता है उसे एमपी बना देते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और ये आज से नहीं 2014 से चल रही हैं। आपको क्या लगता है जो मजदूरों का आंदोलन हुआ इस पर आपके क्या विचार है? देखिए मेरे हिसाब से मजदूरों की मांग जायज़ थी, जिस हिसाब से महंगाई है देश में, जो कि अब एक बात बताइए, एक मजदूर को 500 रुपये मिलते हैं पर महीने के, जैसा मैंने एक देखा बता रही थी महिला, उसे 500 रुपये महीने के मिलते हैं। 500 रुपये का तो सिलेंडर नहीं आता आज की डेट में, और 910 रुपये का सिलेंडर है, तो कैसे जिएगा वो इंसान? तो वो बिल्कुल जायज़ मांगे। हाँ मैं ये मानता हूँ प्रदर्शन करने का तरीका में भी उनका गलत हो सकता है, उनको समझाया जा सकता था। उनको अगर उनको मैं मानता हूँ कि भारी ताकत है, वो किसी ने प्रोवोक करा, तो हमारा तंत्र क्या कर रहा था वहाँ बैठ गया कि लाठी बजाने के लिए था क्या? लॉ एंड ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि समझाना लोगों को, और ऐसी बेवकूफ़ जनता नहीं बैठी है वो कि वो प्रोवोक हो जाएगी एक तरह से। वो कश्मीर नहीं शोषित हैं, और बाकी में वो अपने को फील कर रहे हैं कि भाई 10,000 में आज महीने का गुजारा नहीं चला सकता कोई इंसान, इतना महंगाई है। 12 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, उसको उनको एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं दिए जाते। तो ये अपने में उनके राइट्स का हनन है। आप जो लेबर लॉ की बात करते हैं, वो लेबर लॉ कहाँ चला गया आप? अच्छा बिल्कुल। लास्ट में सवाल मुकुल भाई पूछते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री पे क्या कहेंगे? जिस तरह से उन्होंने कड़े फैसले लिए, सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा चाहे पीएम का हो, कोई प्रोटोकॉल नहीं, चौराहे पे अकेले गाड़ी चला के जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल सही कर रहे हैं। देखिए यही होता है यंग ब्लड का, यंग ब्लड इसीलिए जरूरी है। ये मुझे बहुत कुछ छवि याद आई अरविंद केजरीवाल की। जब शुरू में अरविंद केजरीवाल जब आए थे दिल्ली में, तो उन्होंने भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी और वाकई में इससे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। तो उस नेपाल के प्रधानमंत्री से लोगों को सीखना चाहिए, और खासतौर से हमारे मोदी जी को जरूर सीखना चाहिए कि कैसे हम कार्य कर सकते हैं, अपने देश को कैसे प्रगति दिखा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कुछ नहीं होने वाला। आपको बात करनी है एजुकेशन पे, हेल्थ सेक्टर पे बात करिए, इन्फ्लेमेशन से बात करिए, आपकी जो ग्राउंड रियलिटी है देश की, उस पर बात करिए कि आप देश की प्रगति कैसे करा सकते हैं। आप एम्स डेवलप करिए। आप पेपर्स पे एम्स डेवलप कर देंगे तो एम्स थोड़ा डेवलपमेंट आ रहा है। देहरादून में एम्स डेवलप करिए, आपने करा है? कहाँ करा है? मुझे दिखाइए। मैंने देखा बहुत सारी जगह एम्स इनके पेपर पे चल रहे हैं, तो कहाँ हेल्थ सेक्टर में काम हुआ? एजुकेशन में जैसे कि हजार लाखों इन्होंने बेसिक शिक्षा केंद्र बंद कर दिए योगी जी ने। तो वो व्यक्ति है, वाकई में व्यक्ति ऐसा लगा मुझे देखने में कि हाँ ये व्यक्ति वाकई में नेपाल को सुधार सकता है, नेपाल की जनता को कुछ अच्छा देके जाएगा। सीखना चाहिए इससे, हमें बिल्कुल सीखना चाहिए। कोई भी जनता, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी को सीखना चाहिए, मुझे भी, आपको भी, ये हम सबको अपने अंदर
धारणा लानी चाहिए कि भाई मुझे जो काम करना है अपनी प्रोग्रेस के लिए करना है। डिवाइड एंड रूल और हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई पे काम करके इस देश का भला नहीं हो सकता, मेरा खुद का भला नहीं होगा। मैं औरों की तो बात क्या करूँ। मोदी जब चुनाव रैली में जाते हैं तो एम्बुलेंस को बहुत पास देते हैं, कितने देखते नहीं आप? हाँ, दिया को मैं मना नहीं करता, पास देते, बट उससे पहले वो ट्रैफिक 1-1.5 घंटे के लिए पहले ही बंद कर दिया जाता है एक तरफ का। वो तो लाइमलाइट में कैसे आया जाए मोदी जी को पता है बहुत अच्छी तरह। वो चाहते हैं फोकस की तरह कैमरे का, वही वो नजर आएंगे। एक ही एम्बुलेंस बार बार आता है। वो बार बार एक एम्बुलेंस आती है, वो दिखा देंगे ये गई, आप अगर कहीं और जाएंगे तो वही एम्बुलेंस पास आउट करेगी। तो ये सब कुछ नहीं है, कैमरा स्ट्रेटेजी और कुछ नहीं है।